हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज हम लोग द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 3B का 11 नंबर के बाद से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 11 नंबर तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। साबित करना है कि x² - 3x + 2 धन होगा यदि x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन 1। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि x² - 3x + 2 ये 0 से बड़ा है। ठीक है, धन का मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा होता है। अब हम लोग को साबित करना है कि x का मान 2 से बड़ा होगा या x का मान 1 से छोटा होगा। तो इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग को मिलेगा x² - 2x - x + 2। ठीक है, इसको किस तरह से हम लोग फैक्टराइज किए, तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 2x² इन दोनों का गुना, और ऐड करने पर आना चाहिए -3x। तो -2x और -x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा +2x², और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस -3x आ जाएगा। ठीक है, और इधर ग्रेटर देन 0 का साइन है। तो यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो इसमें बच जाएगा 1x, और इसमें से जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ -2। फिर इन दोनों में क्या कॉमन लेना है, क्योंकि हम लोग को x - 2 यहाँ पर चाहिए, सेम होना चाहिए, तो यहाँ से हम लोग -1 कॉमन लेंगे। जैसे ही -1 कॉमन लेंगे तो इन दोनों का साइन क्या हो जाएगा, सिर्फ चेंज हो जाएगा। तो ये x का साइन अभी है माइनस, तो हो जाएगा प्लस, फिर 2 का साइन है प्लस, तो हो जाएगा माइनस, इज ग्रेटर देन 0। इम्प्लाय अब दोनों में x - 2 है तो दोनों से x - 2 हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग को मिल जाएगा x - 2, और इसमें बच जाएगा x, और इस टर्म में मिल जाएगा 1। ये हो गया 0 के बराबर। अब यहाँ के बाद से हम लोग को 2 केस मिलेगा। ठीक है, चूँकि इन दोनों का गुना 0 से बड़ा होता है, तो आप लोग को पता होगा कि अगर 2 प्लस संख्या है उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस मिलता है, या अगर दोनों का दोनों नेगेटिव है उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या मिलता है, पॉजिटिव साइन मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 2 केस होगा। ठीक है, केस 1 और केस 2। या तो क्या होगा, दोनों का दोनों पॉजिटिव नंबर होगा या दोनों का दोनों नेगेटिव नंबर होगा। आइदर x - 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड x - 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, x जो है इस 2 को हम लोग उस साइड भेज लेंगे, तो x का मान मिल जाएगा 2 से बड़ा, और यहाँ से मिल जाएगा x का मान 1 से बड़ा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर केस 2 में दोनों को हम लोग मान लेंगे 0 से छोटा, तो x - 2 इज लेस देन 0 एंड x - 1 इज लेस देन 0। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा x इज लेस देन 2 एंड यहाँ से मिलेगा x इज लेस देन 1। अब या तो ये कंडीशन होगा या तो ये कंडीशन होगा, और हम लोग को लाना है इतना। ठीक है, तो इस कंडीशन को पहले हम लोग लेकर चलते हैं। केस 1 के लिए हम लोग यहाँ पर नंबर लाइन के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नंबर लाइन, ये हो गया 0 के इस साइड 1 2 3 इस तरह से नंबर रहता है, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी। उसी तरह से 0 के लेफ्ट साइड में माइनस में नंबर रहता है -4, और उसी तरह से -∞ तक नंबर जाएगा। तो केस 1 में हम लोग ले अगर, तो x का मान क्या है, 2 से बड़ा, तो x का मान 2 से बड़ा मतलब कि यहाँ से x का मान इधर की ओर है। ठीक है, यहाँ से लेकर इधर की ओर x जा रहा है। फिर दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं x का मान 1 से भी बड़ा है। ठीक है, मतलब कि x का मान क्या है, 1 से यहाँ से लेकर इधर की ओर जा रहा है। तो इन दोनों में हम लोग देखते हैं उभयनिष्ठ क्या है, तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, ये पोर्शन जो है उभयनिष्ठ है। इसका मतलब क्या होगा, तो x का मान 2 से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग को मिल गया, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ देखना है, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन पोर्शन। इसमें 2 से बड़ा मिला, यहाँ से देखिए तो 2 से बड़ा मिल रहा है। ठीक है, और जब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 1 से बड़ा मिल रहा है, दोनों उभयनिष्ठ पोर्शन ये हो गया, इसीलिए x का मान 2 से बड़ा हुआ। तो एक हम लोग साबित कर दिए कि x का मान 2 से बड़ा होगा।
अब केस 2 से हम लोग साबित करेंगे कि x का मान 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो इसमें फिर से हम लोग अगर नंबर लाइन पर ही देखें तो पहला है x का मान 2 से छोटा, तो 2 से छोटा मतलब कि x का मान ये सारा जो है x का मान है। ठीक है, और इसके हिसाब से अगर ले x इज़ लेस देन 1 मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ, तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है, तो 1 से छोटा। तो यहाँ से हम लोग को एक और कंडीशन क्या मिल जाएगा, x का मान जो है वो लेस देन 1 होगा। तो हमारा सेकेंड कंडीशन भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये हिसाब समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो एक बार इस प्रॉब्लम को खुद से कोशिश कीजिए और फिर से वीडियो को देखिए ये वाला हिसाब को, तब आपको थोड़ा सा और अच्छा से समझ में आएगा। तो वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि p के किन मानों के लिए ये जो द्विघात समीकरण है 4 का 4, इसका जो हल होगा वो वास्तविक होगा। ठीक है, तो आपको वास्तविक हल होने का कंडीशन याद होगा कि अगर d इज़ ग्रेटर देन 0 होता था तो हल क्या आता था, वास्तविक होता था और असमान होता था, और d जो है अगर बराबर 0 आता था, d मतलब हो गया विवेचक डिस्क्रिमिनांट, तो भी हमारा हल क्या होता था, वास्तविक और समान होता था। तो इन दोनों को मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारा d जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, इसको पढ़ते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो जाए, तो हमारा क्या होगा, इसका मान जो होगा वो वास्तविक होगा। ठीक है, d का मतलब क्या हो गया, b² - 4ac। तो यही कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे चारों हिसाब में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को p का मान निकालना है और इस तरह से कि ये समीकरण है उसका हल वास्तविक है। तो चूंकि इसका समीकरण का हल वास्तविक है, इसीलिए यहाँ पर b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर b का मान क्या है, तो b की जगह पर 1, अगर आपको कन्फ्यूजन हो a b c को लिखने में, तो जो x² में गुना होता है वो होता है a। ठीक है, मतलब x² गुणांक, फिर जो x में मल्टीप्लाई रहता है वो बनता है b। तो यहाँ पर x में क्या मल्टीप्लाई है, तो -1 है। ठीक है, फिर c जिसमें x मल्टीप्लाई ना हो, ना x² हो ना x हो, तो कांस्टेंट टर्म जो है वो जो बच जाता है वो बनता है आपका c। ठीक है, तो c का मान यहाँ पर है p। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो b का मान हो गया -1 का स्क्वायर -4, a का मान यहाँ कितना है, तो 4 है, और c का मान कितना है, तो p है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर मिल जाएगा -1 का स्क्वायर +1, और यहाँ हो जाएगा 16 p इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग -16 को उस साइड भेज लेंगे, तो हो जाएगा +16p, फिर 16 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 1/16 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू p। तो p का मान क्या होगा, अगर 1/16 से p का मान छोटा होगा तो इसका हल वास्तविक होगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिखिए, या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, p इज़ लेस देन इक्वल टू 1/16। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर में। तो सेकेंड में फिर से वही काम करना है, हमारा b² - 4ac होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर। तो यहाँ पर b का मान है 8, -8 है तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a का मान यहाँ कितना है, तो x² में जो भी गुना होता है, x² में यहाँ क्या गुना है, 5p, तो 5p लिख लेंगे इंटू c का मान यहाँ पे कितना है, तो 2 है, 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया 64, और 5 चौके 20 दूनी 40 हो गया, 40p इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फिर से हम लोग माइनस को साइड भेज देंगे, तो हो जाएगा +64 बराबर 40p, और यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 64 डिवाइड बाय 40, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन और फिर p, यहाँ से काट लेंगे, 8 से 8 बार में, 8 से 5 बार में, तो p का मान यहाँ से हम लोग को मिल गया कि 8/5 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर में। तो थर्ड नंबर से वही काम करना है हम लोग को, b² - 4ac लेस देन 0। तो यहाँ से हम लोग बैठाएंगे, तो b², तो b की जगह पर यहाँ पर -p है, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं p² - 4ac, तो 4 a की जगह पर है 1 और c की जगह पर भी है 1, ये 0 से बड़ा और बराबर। तो यहाँ से मिल जाएगा p² - 4 0 से बराबर, और यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा p²
और ये इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। या इसका एक और तरीका हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से मिल जाएगा p+2 और p-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक बार यहाँ से निकाल लेंगे p का वैल्यू, एक बार यहाँ से निकाल लेंगे। तो एक बार इसको अगर रखेंगे हम लोग 0 से बड़ा और छोटा, तो यहाँ पर वही तरीका अप्लाई करेंगे जैसा अभी 12 नंबर में अप्लाई किए थे। तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा p का वैल्यू -2 से लेकर +2 के बीच मेरे ख्याल से आएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, जिस तरह से 12 नंबर हम लोग बनाए थे उसी तरह से यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा p का मान -2 से छोटा या p का मान क्या होगा 2 से बड़ा मिल जाएगा, ठीक है। अगर ग्राफ में हम लोग देखें नंबर लाइन पर 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। यहाँ पर आया था हम लोग का, यहाँ से अगर हम लोग एक स्टेप करें सॉल्व इसको, तो हम लोग को मिल जाएगा कितना, p² इज़ ग्रेटर देन 4, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होगा, अगर 4 से बड़ा होगा तो वो सब p का मान होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से पाते हैं कि अगर 2 हम रखते हैं, p की जगह पर अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो 4 के बराबर आ जाएगा, तो ये मान हो सकता है। फिर अगर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो भी सही होगा। इस तरह से कोई भी वैल्यू हम लोग इधर का अगर रखें, ठीक है, कोई सा वैल्यू अगर x का मान रख दे, सॉरी p का मान रख दे जो कि 2 से बड़ा है, तो इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा। उसी तरह से अगर हम लोग -2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर +4 आएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा। अगर -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर +9, फिर 4 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग क्या मिलेगा, ये जितना भी नंबर है मतलब p का मान -2 से सारा छोटा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब रह गया क्या, 2 से लेकर -2 के बीच में, ठीक है, जो कि आंसर में नहीं आया। तो देखते हैं कि वो क्यों नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लोग 0 रखते हैं p की जगह पर 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 0 तो 4 से बड़ा होता है नहीं, ना बराबर होता है, इसलिए ये मान नहीं आएगा। उसी तरह से कोई वैल्यू अगर हम ले 0 और 1 के बीच में, या 1 ले लें, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, ये भी 4 से बड़ा नहीं है, इसीलिए -1 0 1 या 1.2 1.5 ये सब कोई मान नहीं होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 2 से स्टार्ट होगा और 2 से लेकर आगे तक जाएगा, उसी तरह से -2 से पीछे की ओर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें वही निकालना है हम लोग को, p का मान इस तरह से कि इस द्विघात समीकरण का, ये द्विघात बहुपद का वास्तविक हल होगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर से b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो b का मान है 4 का स्क्वायर -4, a की जगह पर p और c की जगह पर है 1, तो यहाँ से मिल जाएगा 16 - 4p इज़ ग्रेटर देन 0। अब -4p को फिर से हम लोग राइट साइड में भेजेंगे, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 4p, फिर 4 आ जाएगा डिवाइड में, 16/4p, तो यहाँ से 4 बार में कट जाएगा, तो 4 और p का मान इतना आ जाएगा। तो p का मान क्या हो जाएगा, तो 4 से सारा छोटा वैल्यू वो हो जाएगा p का मान। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, p को इधर लिख लेंगे, 4 को उधर रखेंगे, तो साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। या ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों आंसर सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 12 नंबर और 13 नंबर बनाने के लिए सीखा। इसके बाद हम लोग को गुणनखंड विधि से जो है द्विघात समीकरण ढेर सारा दिया हुआ है, उसको हल करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसको बनाते हैं। द्विघात समीकरण हम लोग को दिया हुआ है और इसको हम लोग को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो द्विघात समीकरण को हल करने का हम लोगों ने 3 विधि सीखा था। पहला था यही गुणनखंड विधि, दूसरा विधि था आप लोग का वर्ग पूरा करके, और तीसरा विधि था द्विघात सूत्र या सिद्धाचार्य का नियम। तो यहाँ पर हम लोग को जो हल करना है वो गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि क्या होता है कि जो भी द्विघात समीकरण है उसको हम लोग को 2 भाग में तोड़ना होगा, ठीक है। तो देखते हैं इन दोनों में कुछ कॉमन आता है कि नहीं। तो आपको दिख रहा हो कि दोनों में जो है x कॉमन है, तो हम लोग x कॉमन ले लेते हैं। इसमें बच जाएगा 1x जो कि x² है, फिर यहाँ से जब x कॉमन आएगा तो बच जाएगा सिर्फ 2 = 0। अब 2 चीज़ का गुना जो है 0 है, इसका मतलब
दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है। तो एक बार रखते हैं हम लोग x को 0, इस टर्म को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान 0 आ जाएगा। और दूसरा x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा x बराबर +2। तो 2 वैल्यू हम लोग को मिल गया x का, ठीक है। उसी तरह से सारा नंबर 2 और 3 भी सिंपल हिसाब ही है। एक और हिसाब मैं कर दे रहा हूँ। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो a कॉमन है दोनों में, ठीक है। इसमें भी a है, इसमें भी a है। फिर x² इसमें x है, इसका मतलब x भी कॉमन इसमें है, तो x भी हो गया। तो इसमें बच जाएगा सिर्फ एक x, चूँकि a कॉमन है ऑलरेडी और x भी कॉमन है, माइनस 2abx। तो a कॉमन है और x भी कॉमन है, तो बच गया क्या, तो 2b। तो 2b लिख लेंगे बराबर 0। तो यहाँ पर फिर से या तो ये 0 या ये 0, देयरफॉर ax = 0 इम्प्लाई x बराबर 0/a बराबर 0। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में एक कंडीशन जरूर दिया रहना चाहिए कि a ≠ 0, ठीक है। यहाँ पर a जो है ≠ 0 ये कंडीशन देना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग इसका दूसरा को रखते हैं, एंड x माइनस 2b बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग को x का मान कितना मिल जाएगा, ये है -2b, उधर जाएगा तो +2b। तो x बराबर 2b+। तो एक आंसर ये मिल गया और एक आंसर ये मिल गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी 14 नंबर में कुछ हिसाब और रह गया, जिसको कि हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। और एक्सरसाइज 3b को हम लोग अगले वीडियो में ख़त्म कर लेंगे और एक्सरसाइज 3c जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप यूँ ही मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।